नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पटियाला हाउस अदालत में फिर हिंसक झड़प। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन हटाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। सरकार गठन पर अनिश्चितता बरकरार। हरियाणा में 4 दिन से जारी जाट आंदोलन को मिला छात्रों का समर्थन। सड़क और रेल यातायात पर असर। कई जिलों में स्कूल बंद। लाइगो लैब के निर्माण को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी। भारत में बनेगी दुनिया की तीसरी लैब। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर मिलेगी नई जानकारी। 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। 2 दिन में 40 पैसे टूटा। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद। और आइए देखते हैं पहली खबर। जेएनयू विवाद में आरोपी कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर कन्हैया ने चिट्ठी लिखकर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि वो कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी। जेएनयू का विवाद हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को विवाद के आरोपी कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटियाला हाउस में पेशी के दौरान एक बार फिर मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि एक पत्रकार और सीपीआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। जिस तरह से उस दिन जर्नलिस्ट को पीटा था, आज पीटा, सेम काम किया। और पुलिस उस दिन भी म्यूट स्पेक्टेटर थी, आज भी पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है। काहे के देशभक्ति है जहाँ पर अंदर हम अपनी बात बोल रहे थे यहीं गेट पर मीडिया के सामने, और इन्होंने जो है हमको घसीटा, अंदर खींचा और पुलिस वाले मुख बन के देखते। बुधवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो ये सुनिश्चित करे कि कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होगी। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस खुद उन्होंने बोला हमने एडुकेट प्रोटेक्शन देंगे, इंश्योर करेंगे अक्यूज्ड और जेएनयू स्टूडेंट्स और टीचर्स और जर्नलिस्ट को पूरा प्रोटेक्शन होगा। और भी बोला क्योंकि कोर्ट रूम छोटा है, उसका अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा। उधर कन्हैया कुमार ने एक चिट्ठी लिखकर देश, समाज और विश्वविद्यालयों में शांति न भंग करने की अपील की है। चिट्ठी में कन्हैया ने ये भी लिखा है कि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता है। कन्हैया ने आगे लिखा है कि 9 फरवरी 2016 को उसके विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसकी वो निंदा करता है। चिट्ठी में विवादित वीडियो के बारे में लिखा गया है कि विभिन्न सूत्रों से प्राप्त वीडियो में देखने के बाद पता चलता है कि जेएनयू में कुछ वहीं के और कुछ बाहरी लोग असंवैधानिक नारे लगा रहे हैं। इसलिए वो अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ उन नारों का समर्थन नहीं करता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर कन्हैया जमानत के लिए अर्जी देता है तो वो विरोध नहीं करेगी। As far as merits of that case are concerned, we will present those in the court of law. But if he applies for the bail, we have no objection if he gets the bail. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पेशी के दौरान कन्हैया कुमार के साथ मारपीट के आरोप को खारिज किया है। We waded through the crowd. There was jostling, and despite jostling, this has been done. And I think you see now next time when he will be produced, we'll use some other tactics. पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वकीलों की एक टीम गठित की है जो गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नवविक्रम सिंह के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। जेएनयू विवाद को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने राष्ट्रवाद पर अभियान चलाने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने जेएनयू को बदनाम करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि कन्हैया के खिलाफ सबूतों की कमी नहीं है। जेएनयू छात्रों के समर्थन और विरोध में रैलियों और प्रदर्शनों का दौर जारी है। बीजेपी ने मंगलवार को जंतर मंतर पर जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीटीआई के मुताबिक पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर संसद के बजट सत्र में आक्रामक रुख अपनाएगी। गुरुवार से 3 दिन के लिए जन स्वाभिमान अभियान भी चलाया जाएगा।
इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जेएनयू प्रतिष्ठित संस्थान है। हम ऐसा समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक वैकल्पिक आवाज भी है जो प्रभावी है, सशक्त है और रचनात्मक है। देश उस आवाज को भी सुनना चाहता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने रायसीना रोड पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और इसके बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई नेताओं ने देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही सरकार पर जेएनयू को बदनाम करने का आरोप लगाया। छात्र यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो वीसी को उस पर कार्रवाई करके सबसे पहले वीसी को जांच करके रिपोर्ट देनी चाहिए। आपने तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जेएनयू को बता दिया कि वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वो देशद्रोही है। अगर उसमें कोई देशद्रोही व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच वाम दलों और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठनों ने बयान जारी कर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की। इन संगठनों ने विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारेबाजी का भी विरोध किया। जेएनयू में एंटी नेशनल स्लोगन लगे, हम उसकी भर्त्सना करते, पुरजोर तरीके से भर्त्सना करते और शायद हम अपने आप को एक नेशनलिस्ट आवाज मानते हैं, लेकिन हमारे नेशनलिज्म की परिभाषा कुछ डिफरेंट है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले में उसके पास पुख्ता सबूत हैं। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काफी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेएनयू में पुलिस कार्रवाई पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन को नोटिस भेजा है। नोटिस उन रिपोर्टों के बाद भेजा गया है जिसमें पुलिस कार्रवाई को अवैध बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विष्णु नागर साहब हैं। विष्णु नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो अदालत के बाहर हुआ, मैं उस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूँगा। कल जिस तरीके का घटनाक्रम था, मारपीट वकीलों की ओर से, और कमोबेश आज भी वही तस्वीर दोहराई गई, चाहे वो अभियुक्तों के साथ हो या फिर पत्रकारों के साथ हो। क्या असल में ये संकेत है? किस तरीके के संकेत आप देखते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो अक्सर जो भी पार्टियां होती हैं, जो भी जिसकी सरकार बनती है, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि देश में शांति और स्थिरता बनी रहे और किसी तरह की अशांति ना फैले। यहाँ उल्टा लग रहा है। यहाँ जिस तरह के वकीलों ने कल आचरण किया था और आज फिर आचरण किया है, उससे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, वकील हैं, और इन्हें इस वकीलों की इस नैतिकता की भी परवाह नहीं है कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी है या हत्यारा तक है तो उसे भी अदालत में अपना पक्ष निर्भीकता पूर्वक रखने का पूरा हक है और प्रेस को ये पूरा हक है कि वो पूरी कार्रवाई को अपने ढंग से रिपोर्ट करे। तो आप न तो प्रेस की स्वतंत्रता चाहते हैं, न एक अभियुक्त को, जिसे कि आपने अभियुक्त बनाया है, वो है या नहीं है तो कोर्ट फैसला करेगी, उस अभियुक्त को आप अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, बल्कि उसके साथ लगातार बदसलूकी करते हैं। और इसमें मुझे दिल्ली पुलिस का व्यवहार भी बहुत संदिग्ध लगता है, जिसने कि आज तक, अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि कल पत्रकारों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता दिखाई, उसने आदेश दिया कि भाई वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बावजूद जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की भी मिली भगत है और वकील जो है किसी खास उद्देश्य के लिए यह काम कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस प्रमुख जब एक बयान देते हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार को मैं अगर लूँ, गिरफ्तारी होती है, सिलेक्शन के चार्ज लगते हैं, और दिल्ली पुलिस प्रमुख ये कहते हैं कि हमारे पास कन्हैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एक बयान देते हैं कि हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे।
ये किस तरह की मैं कहूँ कि कानूनी कार्रवाई है या फिर किस तरीके के संकेत हैं? क्या ये पूर्णतः ये कहा जाए, जो कहा जाता कि कानून एक स्वतंत्र तरीके से काम करता है, उससे बहुत दूर इस तरह के बयान नजर आते हैं? बिल्कुल इन बयानों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस ने और शायद दूसरे अखबारों ने भी वो उन 4 आरोपियों की तस्वीरें छापी हैं बाकायदा और उनको आइडेंटिफाई किया है और उनसे बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने अपना अपराध या जो भी उन्होंने किया है, जिसको अपराध वो नहीं मानते हैं, उसे कबूल किया है। उसके बावजूद पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ भी नहीं की किसी, और यहाँ तक कि जेएनयू में एक को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया, और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने नारे लगाए थे, या मान लीजिए इसने भी लगाए थे नारे, तो बाकी लोगों ने जो नारे लगाए थे उनके खिलाफ अभी तक आपकी जांच जारी। हर मामले में पुलिस का जवाब ये है कि जांच जारी है, जबकि हम देखते हैं कि दिल्ली में जब आप सरकार के कुछ विधायक और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई, बहुत तेजी तो के साथ। इस तरह का जो व्यवहार है पुलिस का, वो जनता में और ख़ास तौर पर जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनमें जो है विश्वास नहीं जगाता, और जो नारे और जो प्रचार जो है दिल्ली पुलिस अपने विज्ञापनों के जरिए करती है, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। क्या ये कहा जाए विष्णुनगर साहब कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ वो उतना पेचीदा या फिर उतना क्रिटिकल नहीं था जितना दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और उसके कदमों ने बना दिया है? मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी कुछ किया है अभी तक या जो नहीं किया है, वो कोई उसका अपना फैसला नहीं है। जिस तरह से भाजपा और उसके संगठन ये सारा निर्णय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उससे लगता है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली की पुलिस जो है उस दबाव में है, और उस दबाव के तहत और एक राजनीतिक दबाव के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीतना भाजपा के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले जो विधानसभा चुनाव जो लगभग साल भर, तो मुझे लगता है कि उसके लिए, और अभी करीब 4-5 विधानसभाओं के चुनाव और होने वाले हैं, तो ये अपने आप को देशभक्त साबित करके और बाकी लोगों को देशद्रोही साबित करके जो वोटों का एक नए ढंग से पोलराइजेशन करना चाहते हैं, और उसका टूल जो है बनने की कोशिश पुलिस कर रही है, जो कि इस देश के लिए, इस व्यवस्था के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारी लोकतांत्रिक ताकतों को इससे चिंतित होना चाहिए। विष्णुनगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने का। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पत्रकारों को अपने तरीके से काम करने की आज़ादी है और जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। उधर केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी पर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पूछा है कि छात्रों ने किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मंगलवार शाम विश्वविद्यालय परिसर में एक रैली निकाली थी, जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी का आरोप है। विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास ने कहा कि छात्र संघ ने रैली नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट में देश विरोधी नारेबाजी की पुष्टि होती है तो दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। So it is true that certain fringe elements raise those slogans. That is condemnable. We condemn that. But it is also true that for the sake of some fringe elements, 1%, 2%, I do not know what is that, the entire Jadavpur University community cannot be condemned. The entire Jadavpur University students' body cannot be condemned. छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरें। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ
राज्यसभा टेलीविजन पर। अरुणाचल में सरकार गठन की कोशिशें एक बार फिर अधर में लटक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय कैबिनेट को उस फैसले के बाद आया जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई। अरुणाचल में चल रही सियासी उठापटक में एक नया मोड़ आ गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कांग्रेस के 14 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले की जानकारी भी मांगी है। अरुणाचल विधानसभा के महासचिव और गुवाहाटी हाईकोर्ट को गुरुवार तक इस मामले से जुड़े सभी कागजात पेश करने होंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश का मतलब था राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाना। Well, as far as Arunachal is concerned, there is some privilege exchange between the governor and the president, which we cannot disclose. वहीं बीजेपी के समर्थन की बदौलत कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल ने अपनी सरकार के गठन की उम्मीद जताई है। कलिखो पुल का कहना है कि राष्ट्रपति शासन हटने पर सरकार बनाने का सबसे पहला मौका उन्हीं को मिलना चाहिए। एज एंड व्हेन जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को रिवोक करेगा या शीश करेगा, उसी समय में क्योंकि हमारा पास मेजोरिटी है, हाईकोर्ट से हम लोग केस जीत चुका है, तो हमको बुलाना चाहिए, सरकार बनाने के लिए हमको मौका देना चाहिए। हमने ऐसा क्लेम किया। We have submitted him our demand. We have submitted that we 11 members BJP legislature support Kaliko Pull-led government unconditionally from outside. दरअसल अरुणाचल में सोमवार से ही सरकार के गठन की सुगबुगाहट थी, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि तब अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने और नई सरकार के गठन पर रोक से इनकार कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल की मांग की थी। गौरतलब है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कलिखो पुल सरकार बनाने के लिए 32 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप चुके हैं। बीते साल दिसंबर से ही राज्य में संवैधानिक संकट बना हुआ है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट समुदाय के आंदोलन को आज छात्रों का भी साथ मिल गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अगुवाई में 4 सदस्यों की एक समिति बनाई है। इसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक आएगी। समिति ये बताएगी कि मौजूदा प्रावधानों के तहत जाटों को आरक्षण मिल सकता है या नहीं। झज्जर और रोहतक में 4 दिन पहले शुरू हुआ जाट आंदोलन हरियाणा के सोनीपत, भिवानी और हिसार तक पहुंच गया है। इन जिलों में रेल और सड़क यातायात ठप है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हजारों लोग बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर फंसे हैं। रेलवे के मुताबिक इससे 60 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है, जबकि रोहतक दिल्ली मार्ग पर 2 ट्रेनों का रास्ता बदला गया। 60 ट्रेनें मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर है जो बंद है, इससे यात्री काफ़ी परेशान है। उसके साथ ही लगभग 40 गाड़ियाँ मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, वो भी बंद है ट्रैक की बंद होने के कारण। आंदोलनकारियों ने कहा है कि सरकार की तरफ से पुख्ता प्रस्ताव आने पर ही आंदोलन खत्म करेंगे। पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंचाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने लाइगो इंडिया प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद गुरुत्वाकर्षण तरंगों में शोध को बढ़ावा देना है। प्रस्ताव के तहत बनने वाली लैब दुनिया में इस तरह की तीसरी लैब होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में विज्ञान से जुड़ा बड़ा फैसला हुआ। मंत्रिमंडल ने लाइगो इंडिया विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में नई जानकारियां जुटाने की एक अध्ययनशाला बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और तकनीक विभाग ने रखा था। ये मंजूरी ऐसे वक्त में मिली है जब कुछ दिन पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान हुई थी। This approval coincides with the historic detection of gravitational waves a few days ago. So Indian science research is so fast. इससे साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को ग्रेविटेशनल वेव में गहराई से जाकर ग्लोबल लीडरशिप लेने में सुविधा मिलेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेलवे लाइन और एक रेल पुल बनाने को मंजूरी दी। इस पर 10,700 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
This is to be mainly to be financed from extra budgetary resources. So this is what we are going to do it. And these projects are largely in the coal area, so that this will also augment the resources of railways in terms of carrying more freight. कैबिनेट ने परिसीमन कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलावों को भी मंजूरी दी। इसके जरिए बांग्लादेश से गलियारों की अदला बदली के बाद भारत आए लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए बीजेपी नेता राम माधव ने आज महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। राज्य में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से राज्यपाल शासन लगा हुआ है। माना जा रहा है कि महबूबा सरकार गठन से पहले बीजेपी से कुछ मुद्दों पर ठोस आश्वासन चाहती हैं। इससे पहले राज्यपाल ने दोनों दलों को बुलाकर 10 दिन के भीतर स्थिति साफ करने के लिए कहा था। आसियान के देशों के साथ भारत संयुक्त उपक्रम के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता है और इसके लिए दोनों के व्यवसायियों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। विशेषकर 2018 तक भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे शुरू करने के बाद भारत इस इलाके से व्यापार में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। आसियान संबंधों को व्यापारिक धरातल पर उतारने के लिए बुधवार को दिल्ली डायलॉग की शुरुआत हुई। पहली बार आसियान और भारत के व्यापारिक और उद्योग जगत के लोगों ने इस पर खास चर्चा की। विदेश मंत्रालय के सचिव अनिल वाधवा ने जोर दिया कि आसियान देशों को सेवा क्षेत्र में व्यापार संबंधी समझौतों को अपने अपने देशों की संसद से पारित करना चाहिए। So far, India, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapore, Vietnam and Thailand have ratified the agreements. Lao PDR has ratified the agreement on trade and services. So we request you to use your good offices to encourage the remaining ASEAN countries to ratify the agreement at an early date. संयुक्त उत्पादन के उपक्रमों के लिए भारत का जोर खासकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम पर है, लेकिन वियतनाम को छोड़कर इनमें से अन्य 3 देशों पर चीन का खासा प्रभाव है। इसलिए भारत को इनके साथ आर्थिक तौर पर जुड़ने के लिए खासी मशक्कत और अच्छा खासा निवेश करना पड़ेगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 30 महीने के निचले स्तर पर चला गया। 2 दिन में रुपया 40 पैसे टूट चुका है और आज $1 की कीमत 68 रुपये 47 पैसे रही। कल के मुकाबले इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इससे पहले 28 अगस्त 2013 को ये स्तर पर था। वहीं मंगलवार को बड़ी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार थोड़ा संभले। सेंसेक्स 190 अंक की उछाल के साथ 23,382 पर बंद हुआ और निफ्टी 60 अंक की तेजी के साथ 7,108 पर। एशियाई बाजारों की बात करें तो हांगकांग, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार गिरकर बंद हुए। वहीं चीन और ताइवान के बाजारों में तेजी रही। दक्षिण चीन सागर में फिर से तनाव बढ़ गया है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक चीन ने इस इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैनात कर दी है। चैनल ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया। हालांकि चीन ने इसे पश्चिमी मीडिया की मनगढ़ंत कहानी बताया। मिसाइल तैनात करने की खबर ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कैलिफोर्निया में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेज़बानी कर रहे हैं। ओबामा ने अमेरिका आसियान सम्मेलन में तनाव घटाने के लिए नए कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में सभी देशों को नौवहन की आज़ादी है और इस इलाके में से अमेरिका के जहाज़ पहले की तरह गुजरते रहेंगे। कुछ और खबरें संक्षेप में। गंगा में फैले प्रदूषण पर एनजीटी ने कहा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए हरिद्वार से लेकर कानपुर तक इसकी उद्योगों को कर्मता नोटिस जारी किया है और पूछा है कि प्रदूषण फैलाने के चलते इन्हें बंद क्यों न किया जाए। एनजीटी गंगा सफाई को लेकर पहले भी कई प्रदेश सरकारों को फटकार लगा चुका है। बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने अनुमति नहीं दी और मुद्दों को बाद में उठाने के लिए कहा।
चुनाव आयोग पेड न्यूज के मामले में अपने तंत्र को मजबूत करने की तैयारी में। दरअसल कर्नाटक में हुए चुनाव के दौरान आयोग की टीम को खबरों की निगरानी के दौरान काफी कठिनाई हुई। दरअसल राज्य में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज मामले सामने आए थे। तेलंगाना और उड़ीसा पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में राउरकेला से सिमी के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से दीवार कूदकर फरार हो गए थे। गिरफ्तारी से पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव सिंह की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इंजीनियर यादव सिंह पर नोएडा अथॉरिटी में करीब 950 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यादव सिंह की हिरासत को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया था। नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में सीबीआई को सनातन संस्था से जुड़े 2 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की इजाजत मिल गई। गौरतलब है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने पुणे में की हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर दाभोलकर की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी गई। पेट्रोल के दाम में 32 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल 59.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 44.96 रुपये प्रति लीटर में। पाकिस्तान को F-16 विमान बेचे जाने के मामले में अमेरिका की तरफ से बयान आया है। पेंटागन के प्रेस सचिव पीटर कुक ने कहा कि बिक्री के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। आतंकवादियों को काबू करने की दृष्टि के लिहाज से यह पाकिस्तान के लिए अहम है। अमेरिका और क्यूबा के बीच 50 साल बाद दोबारा से कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी। दोनों देशों के बीच मामले पर समझौता हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और राउल कास्ट्रो ने 2014 में दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत करने का फैसला किया था। यमन के अदन में हुए आत्मघाती बम हमले में 14 सैनिकों की मौत हो गई। हमला सेना के ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुआ। इसी दौरान सेना की वर्दी पहने हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।